बच्चे देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब यही होता है कि अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। तो ये जो बॉडी है ये एक्स एक्सिस की तरफ भी आ सकता है, ये वाई एक्सिस की तरफ भी आ सकता है, ये जेड एक्सिस की भी तरफ भी आ सकता है। तो इस पार्टिकल के पास मैक्सिमम कितनी डायरेक्शन में मोशन करने की प्रोबेबिलिटी है? 3, एक्स वाई एंड जेड, है ना? कह सकते हैं। यस श्योर। तो इस केस में इसकी पोजीशन, अगर मैं कहूं इसकी पोजीशन को बताओ, तो आप इसकी पोजीशन को किससे रिप्रेजेंट करोगे? एक्स वाई जेड। मतलब ये बता रहा है कि ये तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तभी तो इसकी पोजीशन पता चल रही है। और इसी से इसका इक्वेशन ऑफ मोशन मिलता है, बनता है। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वाई और जेड। आप कहते हो कि यहां से जो इसका पोजीशन वेक्टर है, ये इस वेक्टर की वैल्यू r इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये किस बिहाफ पे आई? ये इस बिहाफ पे आई क्योंकि इसके पास 3 तरीके की पॉसिबिलिटी है, इसलिए इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये एक्स एक्सिस पे ही मूव कर सकता है, ये वाई एक्सिस पे ही मूव कर सकता है, ये जेड एक्सिस पे ही मूव करता है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर एक कंस्ट्रेंट लगा दूं, एक मैं बाधा, एक रुकावट लगा दूं कि ये वाई एक्सिस की तरफ मूव नहीं कर सकता, ये किस प्लेन में है? ये इस प्लेन में है। ये वॉल है, इस वॉल में ये यहां पर है। जैसे कोई कीड़ा, कोई कीड़ा जो उड़ ना सकता हो, जो नीचे से चढ़ता हुआ ऊपर आ रहा हो, तो इसके पास पॉसिबिलिटी कितनी है? इसके पास 2 ही तरीके की पॉसिबिलिटी है, या तो ये ऊपर जाएगा या तो वो इधर आएगा इस वॉल में। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं, क्योंकि मैंने इस पे एक कंस्टेंट लगा दिया है कि बच्चे, ये जो भी ऑब्जेक्ट है, ये जो भी पार्टिकल है, ये जो भी लिविंग थिंग है, ये उड़ नहीं सकता, फ्लाई नहीं कर सकता। देन ये इसी वॉल में मूव करेगा सिर्फ। तो इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 2। तो बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी फ्रीडम है कि वो कितनी तरीके से मोशन कर सकता है, किन किन डायरेक्शन में मोशन कर सकता है। ठीक है। अब अगली बात देखो, मैं अगर एक दूसरी तरीके का कंस्टेंट लगा दूं, इस पे दूसरी तरीके की रुकावट लगा दूं। मैंने कहा, मैं देखो यहां नीचे आ रहा हूं, मैंने यहाँ पे एक दूसरी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट कर दी इसके साथ। अब मैंने कहा कि ये जो है ना, ये इस तरीके का एक छोटा सा डंबल है, इस तरीके से जुड़ा हुआ है। अब बताओ इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? तो ये एक्स एक्सिस पे मूव कर सकता है, कर सकता है। ये वाई एक्सिस पे मूव कर सकता है, ये जेड एक्सिस पे मूव कर सकता है। मींस इसके पास भी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 DOF, है ना? अब मैं इसे क्या कर रहा हूं, इसे इस तरीके से लाइन से और चेंज करता हूं। मैंने कहा कि ये कुछ इस तरीके का शेप है, शेप को मैं चेंज कर देता हूं। मैंने कहा अब ये ऐसा है, मैंने इसे इस तरीके से जोड़ दिया। ये रहा। अब देखो, ये भी अगर इस कोऑर्डिनेट में है, तो ये भी एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर सकता है, ये भी वाई एक्सिस की तरफ मूव कर सकता है, ये भी जेड एक्सिस की तरफ मूव कर सकता है। मींस इसके पास भी 3 तरीके की डिग्री ऑफ फ्रीडम है। मतलब ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट, बहुत ध्यान से सुनना,
कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री है तो उस पे उसकी हमेशा मिनिमम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी ही होगी। अब अगर मैं इसे कहता कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिर्फ वाईजेड प्लेन में है, समझना, ये सिर्फ और सिर्फ वाईजेड प्लेन में है, जिस प्लेन में मैंने बना रखा है, तो बताओ इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी? सर 2। 2। जैसे पेंट करते हो ना, तो पेंट करने वाला जो ब्रश है वो वॉल पे ही चल सकता है सिर्फ, तो उस पेंट का, उस ब्रश का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना? 2। क्योंकि मैंने उस पर एक कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया, मैंने एक क्या कहते हैं कंडीशन अप्लाई कर दी कि ये सिर्फ इसी पे मूव कर सकता है, ये आगे मूव नहीं कर सकता, इस साइड क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो पेंट कर रहा है किसी वॉल को, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 2। तो अगर कोई भी फ्री पार्टिकल है तो आंख बंद करके मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना? 3। ये तो था, इसे कहते हैं ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, ये वाई एक्सिस में भी कर रहा है, ये जेड में भी मूव कर रहा है, इसे कहते हैं हम ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखो अगली बात, ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल को यहां से हम मूव करा सकते हैं ना, रोटेट भी करा सकते हैं। मैंने कहा ये एक बॉल है और ये इस एक्सिस के अराउंड मूव कर रही है, ठीक है, इस तरीके से मूव कर रही है। अगर जब तक मैं कह रहा हूं ये मूव कर रही है, आपको दिख रहा है क्या मूव कर रही है? नो बताओ, सर। नहीं दिख रहा है भाई, नहीं दिख सकता, इसीलिए तो हम यहाँ पे इस तरीके से एक सिंबल बनाते हैं कि ये ओमेगा से इस तरीके से मूव कर रही है, हम मानते हैं ऐसा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी को यहां पे एक स्ट्रेट लाइन बना दूं, ये देखो, और मैंने कहा ये इस साइड की ओर जा रहा है और ये इस साइड की ओर आ रहा है, तो बताओ ये आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा? सर दिखेगा। यस सर। दिखेगा। तो मतलब जब कोई सिंगल पार्टिकल होगा, इस तरीके का सिंगल पार्टिकल, तो उसके पास भी रोटेशनल होगा, लेकिन वो काउंटेबल नहीं है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 तरीके की होती है, एक होती है ट्रांसलेटरी, एक होती है रोटेटरी, और एक होती है वाइब्रेटरी, वाइब्रेशन के थ्रू, रोटेशन के थ्रू, ट्रांसलेशन मोटर मोशन के थ्रू। सर मतलब इसमें रोटेशन होगी बट हमें दिखेगी नहीं। हाँ, तो वो हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का पार्टिकल कोई भी फ्री है स्पेस में, तो इसके पास मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही हो सकती है, ओके। अब यहां आते यस हैं, सर। अब देखो इस पार्टिकल को मोशन की बात करें, मेरा पेन है ये, इस पेन को मैं ऐसे भी रोटेट करा सकता हूं, आप देख रहे हो, आपको रोटेट होते दिख रही है। मैं इस पेन को ऐसे भी रोटेट करा सकता हूं, आपको मूव होते दिख रही है, हाँ या ना? मैं इस पेन को इस एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करा सकता हूं, करा सकता हूं, यस सर। तो आपको दिखेगी ये रोटेट कर रही है। और मैं इसे इस एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करा सकता हूं, तो भी आपको क्या लगेगी, ये मूव हो रही है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बच्चे? यस सर। मतलब मैंने यहाँ पे 2 तरीके का मोशन आपको दिखाया, एक तो ऐसा दिखाया और एक सर्कुलर दिखाया। ये वाला जो येलो कलर है वो कैसा है, येलो कलर ये इस तरीके से है, देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूं, येलो कलर जो है वो इस तरीके से यहां से इस तरीके से रोटेट हो रहा है, जबकि रेड कलर जो है, रेड कलर इस तरीके से सर्कल में मूव हो रही है इसके। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो अब एक और तरीके का तो रोटेशन है, मैं पेन को ऐसे घुमा रहा हूं, आप लोग देख पा रहे हो पेन को घूमते हुए? नो सर। नहीं, तो ये भी काउंट नहीं होगी,
क्यों? क्योंकि ये इस एक्सिस के अक्रॉस नहीं घूम रही, ये रोटेशन नहीं दिख रहा। यहाँ तो पेन को तो आप चलो देख सकते हो, आप कह सकते हो सर मैं आप घुमा रहे, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ पॉइंट वाइंट बने हुए हैं, लिखा हुआ है, ये रोटेट होते हुए दिख रहा है। लेकिन जब वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिवॉल्व करता है उससे हम नहीं देख सकते इस तरीके से, ठीक है ना? तो वो सर ये काउंट, बोल सकते हैं कि हम ये सिंगल एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। तो इससे ये कहते हैं कि अपनी एक्सिस के क्रॉस जो रोटेशन है ये काउंटेबल नहीं है। हम सीधे सीधे ये बोलते हैं कि अगर ये इस एक्सिस के अक्रॉस, देखो ऊपर वाला भी तो एक्सिस के अक्रॉस ये रिवॉल्व कर रहा था, क्या ये काउंटेबल था? नहीं। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे इस एक्सिस के क्रॉस अगर ये रोटेट कर रहा है, इसके क्रॉस ये रोटेट कर रहा है, ये काउंटेबल नहीं है। तो इसके पास कितने तरीके की डिग्री ऑफ फ्रीडम हुई? 3 हुई ट्रांसलेटरी और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हुई रोटेटरी। तो टोटल कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम? 5, ठीक है, जिसमें 3 क्या है? 3 है आपकी ट्रांसलेटरी और 2 है रोटेटरी, ठीक। अब देखो यहाँ पे इसके लिए भी हम देखते हैं। अब इसे भी आप इस एक्सिस के क्रॉस रोटेट करा सकते हो, हाँ या ना? यस करा सर। सकते हो। और इसके अलावा कैसे रोटेट करा सकते हो? इसे इस एक्सिस के क्रॉस भी आप रोटेट करा सकते हो, करा सकते हो। यस सर। भाई फिगेट स्पिनर है, उसे आपने एक इस तरीके से रोटेट कराया, उसे आपने इस तरीके से रोटेट कराया, तो दोनों तरीके से आप इसे रोटेट करा सकते हो, करा सकते हो ना? तो इसे भी हम इस तरीके से फाइंड करते हैं। अच्छा एक मिनट, इसे ऐसा करने से पहले देखो मैं यहीं से आपको पहले इसको समझने की जरूरत नहीं है, इन्हीं दोनों से हम फॉर्मूला बना लेंगे। तो देखो यहाँ पे पार्टिकल कितने हैं? सर हाँ सर इसमें जो 3 है, इसमें जो आपने 3 वो लिए हैं, ये बॉल ही थी, इसमें जब ये एक्सिस पे रोटेट करेगी, अपनी जो स्ट्रेट एक्सिस है उसमें जब ये रोटेट करेगी तब उसका क्या रोटेशन काउंट होगा? अभी अभी इसीलिए तो मैंने इसे स्किप कर दिया, एक मिनट, अभी आते हैं वापस। क्योंकि इसमें 2 तरीके का है, एक तो है H2O नॉन लीनियर जो हमने यहाँ बना रखा है, एक होता है CO2। अगर CO2 भी तो ट्राई है ना, तो CO2 कैसे यस होता सर। है? ये हुआ O, ये हुआ C, ये हुआ O, इस तरीके से होता है। तो अभी इसको थोड़ी देर रुक के बात करेंगे इस पे। अभी हम इन्हीं दोनों से फॉर्मूला, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इन्हीं दोनों से फॉर्मूला बना लेते हैं। अब देखो बच्चे, यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल है, कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है? एक सिंगल एक, है ना? यस सर। तो मैंने कहा 1, एक ही पार्टिकल है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मिल रहा है इससे हमें? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मैंने इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमें क्या मिल गया? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखो, अब मैं आता हूं इस पे, यहाँ पे कितने पार्टिकल है? 2 पार्टिकल है, 2 पार्टिकल है। मैंने कहा 2 पार्टिकल है तो ये 2 हो गया, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम आना चाहिए? 6 आने चाहिए। लेकिन कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है? 5 आ रहा है, आ रहा है। तो ये जो एक माइनस हुआ वो किसकी वजह से आया? एक माइनस हुआ इस इंडिपेंडेंट रिलेशन की वजह से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे माइनस इंडिपेंडेंट रिलेशन 1 कह दिया। तो अब देखो 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, और इसे भी अगर मैं यहाँ पे माइनस, भाई इसमें कोई इंडिपेंडेंट रिलेशन है नहीं है, 0, तो ये दोनों इसे बिल्कुल वेरीफाई कर रहा है। तो यहां से फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला बना बच्चे आपका 3n माइनस r इज इक्वल टू DOF। मतलब n क्या है यहाँ पे? n है यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और r है यहाँ पे इंडिपेंडेंट रिलेशन, आप ऐसा समझ सकते हो, कंस्ट्रेंट, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें एक फॉर्मूला मिल गया, इससे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को
निकाल सकते हैं। तो अब जरा देखो, अगर ऐसा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 3n माइनस r। तो फॉर n इज इक्वल टू 1, DOF इज इक्वल टू कितना, ऐसा समझो, फॉर मोनो एटॉमिक गैस, फॉर मोनो एटॉमिक गैस, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए पार्टिकल n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, इंडिपेंडेंट रिलेशन कितना, 0, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी मिली आपको, 3। डायटोमिक, फॉर डायटोमिक, सर ये आर क्या था? आर था इंडिपेंडेंट रिलेशन कितने रिलेशन डेवलप हो रहे हैं भाई, एक ही पार्टिकल है तो किससे रिलेशन करेगा, ये नहीं करेगा ना। यस सर। तो डायटोमिक के लिए n की वैल्यू कितनी, 2, और r की वैल्यू, अगर दो पार्टिकल है तो बिना एक दूसरे के रिलेशन से नहीं होगा, तो एक बॉन्ड हमेशा काम करेगा। तो r की वैल्यू कितनी होगी, रिलेशन कितना हो गया, 1। तो आप कह सकते हो DOF इज इक्वल टू 5। एंड सर एन नंबर ऑफ बॉन्ड है या फिर? हाँ, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल, ये सिंगल मॉलिक्यूल था, ये आपका डबल मॉलिक्यूल है डायटोमिक। ये सारे के सारे ऑर्गन गैस जो थे, ये सारे सारे H2 N2 O2 इस तरीके के गैस, ठीक है। अब आते हैं ट्राई एटॉमिक के लिए, फॉर ट्राई एटॉमिक गैस, जैसे हमें पता है CO2, ठीक है। तो ट्राई एटॉमिक में दो तरीके की चीजें आती हैं बच्चे, पहला आता है लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कन्फिग्रेशन, कन्फिग्रेशन, और दूसरा आता है नॉन लीनियर कन्फिग्रेशन। तो लीनियर में हम लेते हैं CO2 को, हमने कहा ये है O, देन C, देन O। अब बताओ यहाँ पे कितने इंडिपेंडेंट रिलेशन है, n इज इक्वल टू कितना, पहले तो ये बताओ, n इज इक्वल टू कितना, 1 2 3, So 3. और रिलेशन कितने हैं, 1 एंड 1 2, 2। r इज इक्वल टू 2, पुट करो जरा, तो DOF इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2 मीन्स 7, ठीक है। अब अगला देखो सेकंड, मैं H2O की बात करता हूं, तो मैंने कहा एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, इस तरीके से अटैच है, ये हो गया OH, तो क्या बना, 3, रिलेशन कितने हैं, 3, तो आप कह सकते हो DOF इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3, मतलब 3 हो गए नंबर, n की वैल्यू कितनी है, 3, और रिलेशन कितने हैं, वो भी 3, तो माइनस 3 इज इक्वल टू 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितने, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैसे फाइंड किया गया, देखो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है गैस मॉलिक्यूल है, और गैस मॉलिक्यूल क्या रेस्ट पे होते हैं, हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस सर में, इसका रिलेशन 3 कैसे हुआ? देखो एक तो ये, एक ये, और एक ये, जब दो थे, इसका जो लीनियर था उसमें कितना था, एक और एक, ये नहीं था, क्योंकि वो स्टेट होता है लीनियर होता है, ये नॉन लीनियर होते हैं, तो कितने हुए रिलेशन, 1 2 3, समझ में आई बात। यस सर। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, सर की गैसेस जो होती है, गैसेस के पार्टिकल्स हाँ कांस्टेंट मोशन में बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल, आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ा है कि
जो भी पार्टिकल है वो सारे के सारे कैसे होते हैं, कंटिन्यूअसली रैंडमली मोशन में होते हैं। तो रैंडमली मोशन में हो रहा है तो ये सारे पार्टिकल भी मोशन में होंगे, होंगे ना। तो जो इसमें आप देख रहे हो ना डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे यहाँ पे 5 है, तो दो इसके, ये दोनों तो भाई गैस मॉलिक्यूल है, तो इसके डिग्री ऑफ ट्रांसलेटरी कितने हुए, 2, रोटेटरी कितने हुए, 2। लेकिन जब हम इसके आगे बढ़े तो इसके पास 3 CO2, 3 हुए ट्रांसलेटरी, 2 हुए रोटेटरी और 2 हुए वाइब्रेटरी। 2 इसके वाइब्रेशन के साथ है। समझ में आई बच्चे? इस तरीके से हम, यस हाँ सर। हाँ बताओ। और ये वाइब्रेशन डायटोमिक में होगा और उसमें नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सर वो क्यों? कंपाउंड नहीं है ना, वो तो गैस है, H2 O2 N2। ये हमारे क्या, ये हमारे कंपाउंड है। तो इसमें जो पार्टिकल होंगे जैसे CO2 हुआ, ये क्या होगा, ये वाइब्रेट करता रहेगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये 2 एक्स्ट्रा दिख रहा है। अब एक बात बताओ आप, इसके कॉम्बिनेशन में अगर, इसके कॉम्बिनेशन में अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 5 से ज्यादा होती तभी तो वाइब्रेशन होते, क्योंकि इसके पास पॉसिबिलिटी कितनी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और दूसरा इस एक्सिस के क्रॉस रोटेट करना और इस एक्सिस के क्रॉस रोटेट करना। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। अगर नहीं है तो ये वाइब्रेशन नहीं करेंगे। समझ में आई बात? यस अगर सर। ये वाइब्रेशन करते तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 नहीं मिलता। हम इससे सीधे सीधे बोल सकते हैं। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको हम इस एक्सिस के क्रॉस भी रोटेट करा सकते हैं। ये हमारा एक्सिस है, इसके क्रॉस रोटेट करा दिया, या इसको सर्कुलरली इस तरीके से रोटेट कराया, इस तरीके से ना करा के इसको इस तरीके से रोटेट कराया। तो 2 कितने हुए रोटेशनल, 3 कितने हुए इसके ट्रांसलेटरी, तो 2 क्या हुए, 2 वाइब्रेटरी हुए ड्यू टू इट्स वाइब्रेशन। समझ में आई बात? बताओ बच्चों। यस सर। ऐसे ही ये तुम्हारे नॉन लीनियर के लिए हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले से किसी भी एटॉमिक पार्टिकल सर की पॉली, इसमें 3 हाँ मॉलिक्यूल है तो 3 ट्रांजिटरी मोशन होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे, ये है ना, बिल्कुल ठीक है। इसमें देखो 3 तरीके के ट्रांसलेटरी मोशन होंगे और 3 तरीके के रोटेटरी होंगे। इसे हम 3 तरीके से रोटेट करा सकते हैं। कैसे? एक इस एक्सिस के क्रॉस, एक इस एक्सिस के क्रॉस, एक इस एक्सिस के क्रॉस। सॉरी, हाँ या ना? अरे उसको रोटेट कराओ, एक के क्रॉस, दूसरे के क्रॉस, तीसरे के क्रॉस। भाई यस। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक तरीके से स्क्वायर है। इसको मैं 4 एक्सिस के, 2 एक्सिस के क्रॉस रोटेट करा सकता हूँ, एक तो ऐसे और दूसरा ऐसे। लेकिन ये 3 होते तो हम एक एक के क्रॉस मूव करा सकते थे। तो इसके पास कितने हुए, इसके पास 3 ट्रांसलेटरी और 3 रोटेटरी हम कह सकते हैं। इसीलिए उस टाइम मैंने उस चीज को हटा दिया था। समझ में आई बात? एंड सर जिसमें 4 होते हैं उनमें 4 ट्रांसलेटर। नहीं यार, जरूरी तो ना। अब देखो, मैं कह तो रहा हूँ ये है, देखो ये स्क्वायर है, एक एक साइड पे एक एक एटम लगा दो। तो इसको आप कैसे रोटेट कराओगे, आप इसको ऐसे भी रोटेट करा सकते हो, इसे आप ऐसे भी रोटेट करा सकते हो। तो कहाँ हुआ 4? आप किसी के क्रॉस कराओगे तो उसके डायगोनल में तो एक पहले से आ रहा है ना। हमें सारी चीजें सोचनी है, लेकिन इस वाले में नहीं आ रहा। सर इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी तो घुमा सकते हैं। नहीं, वो नहीं माना जाता, वो तो रोटेशन ही हुआ ना। चाहे इसको आप ऐसे घुमाओ, चाहे इसको ऐसे घुमाओ, ये तो रोटेशन है इसी एक्सिस के क्रॉस। बट सर ये तो सिंगल डायमेंशन में है एंड वो है 4 डायमेंशन में, मतलब कौन 4। सिंगल डायमेंशन में है बच्चे? कौन सिंगल डायमेंशन में है? मतलब सर पेन जो है। पेन? अरे नहीं यार, ये तो 2D है।
देखो इसके 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कैसे कह दिया आपने सिंगल है? देखो आपकी तरफ आ सकता है, मैं ऊपर ले जा सकता हूँ, मैं इधर ले जा सकता हूँ, 3 हो गए। मैं इसको ऐसे घुमा सकता हूँ, 4। मैं इसको ऐसे घुमा सकता हूँ, 5। 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। अच्छा, एंड सर इसके हाँ, ट्रांसलेटरी मोशन कितने होंगे? किसके? ये मतलब पेन के। पेन के ट्रांसलेटरी 3 होंगे, एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे, एक जेड एक्सिस पे। अब वाइब्रेटरी में क्या होता है? वाइब्रेटरी में ये इस तरीके से ऑसिलेट किया करता है अपने एक्सिस के क्रॉस। देन सर इसकी 2 वाइब्रेशन होगी। किसके? इसके? यस सर। नहीं भाई, अगर 2 वाइब्रेटरी होते तो ऊपर 7 आता। यहाँ देखो, अगर 2 वाइब्रेटरी होते ना तो यहाँ पे 5 ना आके 7 आता, तो हम कहते हैं। अब देखो इसके नीचे वाले में है तो ये भी लीनियर, लेकिन इसमें 7 आ रहा है, दैट मीन्स इसके पास 2 वाइब्रेटरी है और 2 रोटेटरी है और 3 ट्रांसलेटरी है, ठीक। मिनिमम तो ये होना ही होना है, इसके साथ में जो ऐड होता जाएगा वो हम बताते रहेंगे कि इस तरीके से हो सकता है। ओके बच्चों, अब आते हैं हम इसके बिहाफ पे इसकी स्पेसिफिक हीट काउंट करते हैं। स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट में सबसे पहले फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस, पेन चेंज कर देता हूं, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए, अच्छा एक चीज और थोड़ी सी रह गई है, पहले उसे करते हैं फिर इस पे आते हैं। एक और बात बता ही दूं, उससे क्या होगा ना, उससे ये चीज आसान हो जाएगी। अच्छा, अभी आपने लास्ट टर्न पे देखो यहाँ पे क्या लिखा था, आपने एनर्जी निकाली थी, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी की वैल्यू E इज इक्वल टू अंडर रूट 3 kT/m, ये रहा, या 3/2 kT। कहाँ गया कहाँ गया, ये देखो मिला फॉर्मूला। ये किसके लिए था? ये फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस, हमने पहले ही जिक्र कर लिया था। ये किसके लिए एनर्जी है? मोनो एटॉमिक गैस के लिए। तो आपके पास अभी यहाँ पे आपने देखा कि कोई भी मोनो एटॉमिक गैस है, फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस E इज इक्वल टू 3/2 kBT। kB क्या होता है यहाँ पे? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3। मतलब अगर कोई मोनो एटॉमिक पार्टिकल, एक पार्टिकल सिंगल पार्टिकल है, तो वो एक्स एक्सिस की तरफ भी जा सकता है, वाई एक्सिस की तरफ भी जा सकता है, वाई एक्सिस की तरफ भी जा सकता है और जेड एक्सिस की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कहा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 3। तो जरा बताओ हर एक एक्सिस की तरफ इसकी एनर्जी कितनी हुई? 1/2 kBT। 1/2 kBT। इसे कहते हैं इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। जो भी एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की, वो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होती है। समझ में आई बात? तो मैं कह सकता हूं कि इसकी जो एनर्जी होगी, जो टोटल एनर्जी है, उसे हम Ex
प्लस ई वाई प्लस ई जेड में तोड़ सकते हैं। तो एक्स एक्सिस में जो एनर्जी हुई और तीनों में इक्वल होगी, आप इस तरीके से इसे डिराइव कर सकते हो, 3/2 kBT ये होगी इसकी टोटल एनर्जी और तीनों में सेम होगी, तो हम कह सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ ई एक्स, सिंस ई एक्स इज इक्वल टू ई वाई इज इक्वल टू ई जेड, देयरफॉर ई एक्स इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको 1/2 kBT। दिस इज नोन एज इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ पार्टीशन ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी सर है इसकी स्टेटमेंट क्या होगी लॉ इसकी ऑफ इक्विपार्टीशन? वही बताने जा रहा हूँ। इसकी स्टेटमेंट ये होगी बच्चे कि कोई भी मॉलिक्यूल जितनी एनर्जी रखता है, कोई भी मॉलिक्यूल जितनी एनर्जी रखता है वो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होती है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा डायटोमिक पार्टिकल, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है बताओ? 5। तो 5 डायरेक्शन में 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो कितनी हुई डायटोमिक पार्टिकल की एनर्जी 5/2 kBT, मतलब हाफ kBT हर एक डायरेक्शन में हर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए तय है। तो एक्स वाई जेड में हाफ kBT, रोटेशन में हाफ kBT, दूसरे रोटेशन में हाफ kBT, तो टोटल कितनी हुई 5/2 kBT। बात समझ में आई? अगर मैं देखो नीचे लिखता हूं, मैं लिखता हूं फॉर अ डायटोमिक गैस जो टोटल एनर्जी होती है ना इसकी होती है 5/2 kBT और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ 5। इसका मतलब इसके पास आप ऐसा समझो कि 3 ट्रांसलेटरी एनर्जी है और 2 रोटेटरी एनर्जी है, मतलब 3/2 kBT इसकी ई एक्स ई वाई एंड ई जेड की डायरेक्शन में। और देखो एक चीज और समझना, ये जो आप देख रहे हो ना एनर्जी, ये किसकी है, ये है ट्रांसलेटरी की, ठीक है। रोटेटरी में इसे इस तरीके से नहीं लिखते। रोटेशन में एनर्जी की का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा? रोटेशन में एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? चलो थोड़ा सा हिंट सर देता हूँ। सर हाँ हाफ एम आर ओमेगा, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा, ऐसा कुछ। हाँ, तो एम आर स्क्वायर को क्या कहते हैं? सर एम आर स्क्वायर को बोलते हैं हम आई। इनर्शिया। आई बच्चे, आई। देखो सिंपल सी बात है, इस चीज को रट लो, रटना नहीं है, समझ लो। देखो अगर हम ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें तो एनर्जी की वैल्यू होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अब एम का रोल रोटेशन में क्या होता है आई, जो मास है वो रोटेशनल में क्या किस तरीके का रोल अदा करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वी की जगह कौन ले लेता है ओमेगा स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, E इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। समझ में आई बात? यस सर। और किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है ना, हाँ किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है ई ट्रांसलेटरी प्लस ई वाइब्रेटरी, ये वी है, प्लस ई रोटेटरी, ठीक है। और ई ट्रांसलेटरी की जो वैल्यू होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और जो वाइब्रेशनल के लिए होता है ईवी वो होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और सॉरी रोटेटरी के लिए, ये रोटेटरी के लिए,
और ई वाइब्रेशनल के लिए होता है हाफ ईटा के ईटा स्क्वायर, के ईटा स्क्वायर। इस तरीके से हम इसे लिखते हैं। बात समझ में आई? ये लिखने का तरीका है। तो कोई भी सिस्टम, जैसे हमने कहा फॉर अ डायटोमिक गैस, तो इसके लिए जो टोटल एनर्जी कितनी होगी, इसके पास टोटल एनर्जी होगी 1/2 mv² प्लस 1/2 mv² प्लस 1/2 x y और m z² mv/z² प्लस 1/2 i ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 i ओमेगा स्क्वायर। ये हो जाएगी हमारी डायटोमिक के लिए टोटल एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन। और इन सब की वैल्यू किसके इक्वल होगी, हाफ kBt के। तो क्या मिल जाएगा हमें, 5 टाइम्स ऑफ हाफ kBt। ये हो जाएगी इसकी टोटल एनर्जी। ठीक है, इस लॉ को कहते हैं इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, कि जो भी एनर्जी मॉलिक्यूल के पास होती है वो इक्वल अमाउंट में हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में डिवाइड होती है। ठीक बच्चे, बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अब आते हैं, अगर ये बात समझ में आ गई तो अब हम स्पेसिफिक हीट काउंट कर सकते हैं। अब मैं दोबारा आ रहा हूं अपने उसी टॉपिक पे, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। अब बच्चे देखो, आपको पता है जो मोनोएटॉमिक गैस की जो भी एनर्जी होगी कितनी होगी, 3/2 kBt। ये एनर्जी कौन सी एनर्जी है इसकी, पोटेंशियल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है? इंटरनल एनर्जी है, बिल्कुल सही है। अब अगर मैं बोलूं कि मोनो एटॉमिक गैस की ये इंटरनल एनर्जी है, समझना, अभी मैं सीधा सीधा नहीं लिख रहा, मैं थोड़ा सा, अभी ये इंटरनल नहीं है बच्चे, अभी से इंटरनल बनाएंगे। E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2 kBt। ये इसकी एनर्जी हो गई। ठीक है, अगर हम बोले 1 मोल ऑफ, क्योंकि आपको पता है कि स्पेसिफिक हीट को, मोलर स्पेसिफिक हीट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, 1 मोल ऑफ गैस से। तो 1 मोल ऑफ गैस के लिए एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 मल्टीप्लाई बाई, या ऐसे लिखो 3/2 kBt मल्टीप्लाई बाई Na मीन्स नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर। इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी U। ठीक है, अब ये इसकी इंटरनल एनर्जी बनी। क्यों इंटरनल एनर्जी बनी, क्योंकि अब हमें यहाँ पे पता है कि ये कितने नंबर ऑफ मोल्स के लिए है, ये Na नंबर ऑफ मोल्स के लिए है। तो इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 3/2 Na इंटू kb इंटू टी। बच्चे ये क्या लिखा हुआ है, Na इंटू kb, सर गैसियस कांस्टेंट गैसियस कांस्टेंट। तो U इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 3/2 RT। क्यों, सिंस R इज इक्वल टू N इंटू K, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब आपको पता है U पे कौन सी एनर्जी, कौन सी स्पेसिफिक हीट आती है, Cp या Cv? सर Cv। Cv। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट में एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपको पता है dw की वैल्यू कितनी होती है, 0। उस केस में dq की वैल्यू du हो जाती है। तो आप कह सकते हो सिंस Cv इज इक्वल टू du बाई dt, तो
तो इसे क्या करो, एक बार डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या मिल जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ 3/2 आर टी। देखो क्या मिल गया हमें, 3/2 आर, तो हमें CV की वैल्यू यहां से मिल गई 3/2 आर। दिस इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मेयर्स फॉर्मूला क्या कहता है, मेयर्स फॉर्मूला कहता है Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, देयरफॉर Cp इज इक्वल टू CV प्लस R। CV की वैल्यू को पुट कर दो, तो Cp इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3/2R प्लस R, दैट मीन्स 5/2R। ये मिल गया हमें Cp की वैल्यू 5/2R। ठीक है, देन हमें Cp मिल गया, CV मिल गया, तो इसका रेशियो फाइंड करते हैं। रेशियो, रेशियो को क्या कहते हैं हम, गामा। गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन CV होता है। Cp की वैल्यू है 5/2R और CV की वैल्यू आई थी 3/2R, तो क्या मिल गया हमें, 5/3। अब चलो इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1.67। तो गामा की वैल्यू फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस कितनी मिल गई आपको, 1.67। ठीक है, याद रहेगा बच्चे। अब आते हैं डायटॉमिक पे। ये पूरा डेटा था किसके लिए, ये था मोनो एटॉमिक गैस के लिए। इस स्पेसिफिक हीट की वैल्यू निकालते हैं डायटॉमिक के लिए। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं हम पहले ही एक टर्म बना लें, एक जनरल टर्म सीधे डिग्री ऑफ फ्रीडम के रिस्पेक्ट पे। क्यों, देखो जरा यहाँ पे, ये था मोनो एटॉमिक गैस, और मोनो एटॉमिक गैस के लिए ये क्वांटिटी क्या थी, बताओ बच्चे, डिग्री मोनो, ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, CV इज इक्वल टू F/2R, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पे F होगा आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो अगर ये F है, तो देखो यहाँ पे मैं एक रिलेशन डेवलप करता चल रहा हूँ। क्या हो जाएगा, ये CP इज इक्वल टू CV प्लस R और F/2 R प्लस R। तो यहाँ से मिल गया हमें F/2 प्लस 1 इंटू R, CP की वैल्यू। तो गामा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, F/2 प्लस 1 अपॉन F/2 लिख सकते हैं, बताओ बच्चे। यस सर। लिख सकते हैं, इसको और सॉल्व करो, तो देखो यहाँ पे अगर एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा F/2 अपॉन F/2/2, और ये कैंसिल आउट अपॉन F। तो हमें गामा की वैल्यू मिल गई 1 प्लस 2/f। सर ये नीचे F/2 कैसे मतलब? बच्चे जरा बताओ ये क्या होता है, CP/CV, यस सर। और CP की वैल्यू ये रही, CV की वैल्यू ये रही, तो R कट गया, मैंने उड़ा दिया पहले ही, समझे ना। यस सर। तो यहां से हमें मिल गई गामा की सीधा सीधा वैल्यू। हम सीधे सीधे डिग्री ऑफ फ्रीडम को पुट करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे, लेकिन पहले हम निकाल लेते हैं, फिर एक बार इसको वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ भाई हमने जो काम किया है वो सही काम किया है। अब आते हैं डायटॉमिक पार्टिकल के लिए। स्पेसिफिक हीट ऑफ डायटॉमिक पार्टिकल, क्या आप लोग कर सकते हो, डायटॉमिक गैस, बच्चे कर सकते हो आप लोग। यस सर। हाँ ठीक है, तो चलो फटाफट करके दिखाओ, मैं सॉल्व नहीं कर रहा। 5/2
केबीटी, मैं सिर्फ हिंट दे दे रहा हूं, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Na मल्टीप्लाई बाई 5/2 केबीटी, और इसे हम लिख सकते हैं 5/2 RT। क्यों? सिंस R इज इक्वल टू K इंटू N। चलो फटाफट करो, तो U इज इक्वल टू 5/2 RT मिल गया। अब U मिल गया तो हम CV फाइंड कर सकते हैं। मुझसे पहले आप लोग निकालना, मैं बहुत आराम आराम से कर रहा हूँ इसीलिए। CV इज इक्वल टू DU अपॉन DT, तो DU अपॉन DT मीन्स फिर से कट जाएगा 5/2 सर R। हाँ बच्चे, सर कितने टर्म्स क्या क्या निकालना था इसका, सीपी सीवी और गामा? बस। सर निकल तो गया, सीपी 5/2 आ रहा है, सीपी 7/2 आ रहा है, और सीपी बाई सीवी 7/5, मतलब डेसिमल में 1.4। 1.4, हाँ बिल्कुल सही है। अब देखो CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV प्लस R मीन्स 5/2 R प्लस R, देन 7/2। और जरा इससे मैच करो, ये जो ऊपर अभी हम लोगों ने निकाला था साइड में, क्या उससे भी आ रहा है सीधा सीधा R? तो गामा क्या हो जाएगा, CP अपॉन CV इज इक्वल टू 7/5, 7/5 मीन्स 1.4। अब जरा इसमें पुट करते हैं गामा में, ठीक है। देखो गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2/f, तो 1 प्लस 2/5, तो क्या मिल गया, 1 प्लस 0.4, 2/5 कितना आ गया, 1.4। बिल्कुल सही है बेटा, हम डायरेक्टली इससे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक बच्चे, हाँ या ना, फटाफट सर ये 5 कैसे है नीचे? बुद्धि लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। सर सीवी की वैल्यू रखी हमने। हाँ भाई, 5/2, 7/2 बाई 5/2, टू उड़ा दिया मैंने, 7/5 इज इक्वल टू 1.4। ठीक, अब ये जो था ना, ये था डायटोमिक, और इसे हम कहते हैं रिजिड। सर मैं गामा वाला पूछ रहा था, 1+2/। अच्छा, ये इधर ये कैसे आ गया यस सर। बच्चे? ये देखो, ये फॉर्मूला मैंने निकाला ना अभी ऊपर, ये ऐसे करते करते एफ मान के किया था ना, यहाँ से CV इज इक्वल टू, ये चूंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम था, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2 एफ ले लिया, और फिर इस तरह से करते करते CV आए। CV से क्या कहीं चले गए थे पढ़ते पढ़ते विवेक? यस सर। कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं सर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो इस तरीके से हम यहाँ तक पहुंच गए। अब देखो, ये जो है ना डायटोमिक गैस, ये रिजिड पार्टिकल होता है, इसलिए इसे रिजिड रोटेटर भी बोलते हैं। ठीक है, आप लोग अपने स्कूल में रिजिड रोटेटर का प्रैक्टिकल देखते होंगे। रिजिड रोटेटर क्या होता है, जिसके शेप और साइज में चेंज ना आए। ठीक है, अब हम इसमें ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर ये रिजिड रोटेटर ना हो तो, इफ diatomic particle, diatomic molecule is not rigid। अगर बच्चे ये रिजिड नहीं होगा तो क्या होगा, सोचो सोचो। अगर ये रिजिड नहीं होगा तो ये सॉलिड होगा, और अगर ये सॉलिड होगा तो इसके पार्टिकल वाइब्रेशन मोड में भी आएंगे।
समझ में आ रही है बात? वो रिजिड में था इसीलिए उसके पास सिर्फ और सिर्फ रोटेटरी और ट्रांसलेटरी था। अगर ये नॉट रिजिड होगा तो कैसा होगा? सॉलिड होगा। सॉलिड होगा तो वो वाइब्रेशन के साथ भी आएगा। तो इस केस के लिए जो अगर ये रिजिड नहीं होता है तो इसकी जो एनर्जी होती है ना वो होती है 7/2 kBT। तो इसके लिए भी चलो निकाल लेते हैं फटाफट। और इसको करते कैसे हैं? इसको करते इस तरीके से हैं, समझो। देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ ब्रैकेट में साइड में। जो टोटल एनर्जी होगी वो कैसी होगी? वो होगी पहले तो 3 डायरेक्शन में ट्रांसलेटरी प्लस 2 डायरेक्शन में वाइब्रेटरी और 2 मॉलिक्यूल है प्लस 2 रोटेटरी। ये रहा इस तरीके से। तो यहां से आ गया 3/2 kBT प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी kBT और ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो kBT। तो इनको ऐड करो जरा, तो ये हो गया 2 kBT, 2 2 जा 4, 7/2 kBT। इस तरीके से हम इसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? यस सर। चलो फटाफट मुझे गामा तो CP7 CV वैल्यू बता दो। सर ये जो हाँ डायटोमिक मॉलिक्यूल था ये रिजिड रोटेटर है, मतलब वैसे रिजिड रोटेटर होता है अगर देखो, कंसिडर करें तो। जब भी 5 आएगा, 5 आएगा तो उसमें वाइब्रेशन नहीं होगा। वाइब्रेशन नहीं होगा इसका मतलब वो कैसा है? वो रिजिड है। रिजिड है तभी तो उसका शेप साइज में चेंज नहीं आ रहा। भाई मोशन कर रहा है लगातार, मोशन कर रहा है, शेप साइज को चेंज नहीं कर रहा, इसका मतलब रिजिड हुआ। तो वो जो आप 5/2 एनर्जी देख रहे थे वो एज अ रिजिड रोटेटर के लिए होता है, डम्बल शेप में रिजिड रोटेटर होता है। अगर ये सॉलिड है, ये रिजिड नहीं है, तो इसके पास एक और टर्म बढ़ जाएगा वाइब्रेशनल एनर्जी का। ठीक है? सर हाँ? रिजिड बॉडी वाइब्रेट नहीं कर सकती? नहीं, रिजिड बॉडी वाइब्रेट नहीं कर सकती। अगर वो वाइब्रेट करेगी तो उसका शेप और साइज चेंज होगा ना। देन सर जीरो रहेगा। सर ऐसा जरूरी थोड़ा ना कि कोई पर्टिकुलर है, मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है तो उसका मास चेंज हो जाएगा। नहीं मास नहीं चेंज होगा, मतलब शेप और फिजिकल साइज प्रॉपर्टी। चेंज होगा। कोई भी बॉडी अगर वाइब्रेट कर, मैं उंगली देखो चेंज कर रहा हूं, वाइब्रेट कर रहा हूं, क्या इसका शेप साइज नहीं चेंज हो रहा? हो रहा है। लेकिन ये प्रॉपर्टी उसमें नहीं होनी चाहिए। एक बैलून में पानी भरो और उसको थ्रो करो तो बैलून ऐसे ऐसे करता हुआ इस तरीके से आगे जाएगा। ऐसे ही ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट भी जितने भी सॉलिड होंगे उसको तुम लगातार रोटेट करो। जैसे चलो एक एग्जांपल बताता हूं। आप एक काम करो, लकड़ी का एक टुकड़ा लो, लकड़ी का एक टुकड़ा लो और उसे किसी एक रॉड से या बांध के उसे लगातार रोटेशन दो, तो वो क्या करेगा? वो ऐसे नहीं होगा, वो ऐसे बेंड होता जाएगा धीरे 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 धीरे। अब उसी का कोई स्टोन ले लो, कोई एक स्टोन को वहां लगा दो, पत्थर लगा दो, उसे रोटेट कराते रहो, सालों साल कराओ, कोई चेंज नहीं होगा, ऐसे तो ऐसे ही रहेगा। समझ में आई बात? यस सर। तो रिजिड वही ऑब्जेक्ट है जिनके शेप और साइज को आप चेंज नहीं कर सकते। सॉलिड वो है जिनके शेप और साइज को हम चेंज कर सकते हैं। तो इसके, सर हाँ, तो तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रिजिड बनाती है और नहीं, मतलब जैसे पेन, वो क्यों स्टोन क्यों रिजिड है, पेन रिजिड क्यों नहीं है? नहीं पेन कहाँ रिजिड है भाई? पेन भी, पेन के अंदर भी जो मॉलिक्यूल, अब इसको क्या करो, इसको रब करना स्टार्ट करो, इसको हीट देना स्टार्ट करो, बहुत जल्दी जल्दी मूव कराओ। ये क्या होगा? हीट होगा, हीट होगा तो हीट होने से ये पिघल जाएगा। हाँ सर, वही मैं लेकिन पूछ रहा था कि लेकिन पत्थर वो रिजिड क्यों नहीं होगा। नहीं होगा, ये उसकी प्रॉपर्टी है।
जो मॉलिक्यूल होते हैं ना उसमें, सर उसमें अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी। हाँ उसके बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं उसमें। ठीक है। यस सर, ओके हम्म, सर। तो जरा इसका भी फटाफट निकालो, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं बच्चे। तो अगर ये E है तो U हो जाएगा 7/2 RT, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लिख सकता हूं। यस अरे सर। हाँ, तो CV क्या हो जाएगा, CV इज इक्वल टू DU/dt, और DU/dt तो क्या मिल गया 7/2 R। तो CP क्या मिल जाएगा, CP मिल जाएगा 9/2 R। तो गामा क्या हो जाएगा 9/7, और 9/7 का मतलब कितना हुआ 1.28। ठीक है, तो नॉट रिजिड मॉलिक्यूल के लिए गामा की वैल्यू 1.28 होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर हाँ जैसे मतलब पॉलीएटॉमिक एटम मॉलिक्यूल्स है ना ये तो सब, तो इनमें वैल्यू चेंज करती है 6 और 7 पे। बच्चे, पॉली एटॉमिक के लिए देखो यही तो फॉर्मूला हुआ ना, ये सर तो रहा। मतलब 6, अगर 6 हुई एफ की वैल्यू तो चेंज करेगी ना, तो 1.3 हो जाएगा गामा की वैल्यू। नहीं समझ पाया मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, समझा समझा, ये यहाँ पे कह रहा हूँ ना 8, ये 2 8 के बाद है इसलिए ये इसको 3 कर देंगे। नो सर, मैं बोल रहा हूँ अगर मतलब आपने अभी 7 ली है ना पॉलीएटॉमिक की वैल्यू एफ की, लेकिन वो 6 भी होती है, आपने अभी बताया था ऊपर लीनियर और नॉन लीनियर पे। हाँ बच्चे, ये डाया एटॉमिक के लिए है, वो ट्राई एटॉमिक के लिए है। मैंने डाया एटॉमिक में भी 2 केस ले आए। पहले डाया एटॉमिक में सिर्फ एक था, ऊपर हमने देखो, ऊपर लेकर आते हैं आपको, हमने यहाँ पे, हाँ ये देखो, डाया एटॉमिक में सिर्फ एक बताया है 5, और ये आपका रिजिड है। अगर ये नॉट रिजिड हो, नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट या सॉलिड जिसे कहते हैं, तो उसके लिए DOF की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। तो ये चीज मैं इसमें बता रहा हूँ स्पेसिफिक हीट में। समझ में आई बात। ओके सर। अब हम आते हैं ट्राई पे, अब हम आ रहे हैं ट्राई एटॉमिक पे। स्पेसिफिक हीट फॉर अ ट्राई एटॉमिक, फॉर अ ट्राई एटॉमिक। तो देखो भाई, अगर ट्राई एटॉमिक की बात करें तो पहले हम बात करते हैं लीनियर की। ठीक है, तो लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी, बताओ। 7, 7 ना। तो E इज इक्वल टू कितना 7/2 KBT। तो U इज इक्वल टू कितना 7/2 RT। देयरफॉर DU/dt जो कि आपका CV है, ये कितना 7/2 R। तो CP इज इक्वल टू कितना 9/2 R। 9/2 R। तो गामा इज इक्वल टू 9/7 मीन्स 1.28। ठीक है, अब आते हैं अगले नॉन लीनियर पे। नॉन लीनियर, तो नॉन लीनियर के लिए जो DOF की वैल्यू थी वो कितनी थी 6। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 KBT। बच्चे ये बहुत बार पूछा गया है, नॉन लीनियर के लिए एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, मतलब H2O के लिए टोटल एनर्जी कितनी होती है, बहुत बार पूछा गया है। और इससे CP और CV भी पूछा गया है, अभी मैं बताता हूँ आपको। तो E इज इक्वल टू ये हुआ, तो U इज इक्वल टू 3/3 RT।
तो CV इज इक्वल टू du/dt इज इक्वल टू 3R। बहुत बार पूछा गया है, याद रखना। तो Cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4R। तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। R तो कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.33। तो इन जनरल आप कह सकते हो CV इज इक्वल टू F/2 RT, Cp इज इक्वल टू F/2 plus 1 RT, and last gamma is equal to 1 plus 2/f। इनकी हेल्प से आप सीधा सीधा डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है किसी भी एटम का, तो आप उसका CP/CV फाइंड कर सकते हो। ठीक है और हाँ बच्चे, सर ये लीनियर और नॉन लीनियर हम उसके मतलब ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर से बताते हैं कि हाँ वो कंपाउंड के। बिल्कुल, अच्छा, उसके ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं ना। कंपाउंड तो 3 ही मॉलिक्यूल से मिलके बनता है, इसके बाद 4 भी होते हैं जैसे NH3। ठीक है, तो NH3 में भी अलग अलग तरीके से होता है, आपको एंगल पता होता है सबका, दो बॉन्ड के बीच में कितना होता यस है। सर, हाइब्रिडाइजेशन। हाँ हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो बच्चे, यहाँ से आपको कुछ चीजें इस चीज को याद रख लेना, क्योंकि इसके बारे में सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव आता है, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है। स्पेसिफिक हीट जो बड़ी चीज थी वो मैंने करा दी है। ऑफ सॉलिड स्पेसिफिक हीट सॉलिड की जो स्पेसिफिक हीट होती है CV एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो होती है 3R। बहुत साल पूछा गया है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, ये एक लॉ है डुलोंग पेटिट लॉ, उसके थ्रू हम इसे निकालते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ये फाइंड करना, आप इसे याद रखो। ऐसे ही स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इसका 3 टाइम्स होता है, CV इज इक्वल टू 9R। ठीक है, आप इसे याद रखोगे, याद रहेगा कि नहीं बच्चे? यस यस सर। सर। अब अगली बात, अगर कोई भी मॉलिक्यूल है और वो फ्री है तो वो कैसा मोशन करता है, रैंडम मोशन करता है। ठीक है, और रैंडम मोशन करता है तो वो लगातार एक दूसरे के साथ कोलिजन करता हुआ चलता है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं बोलूं कि एक मॉलिक्यूल ये है, इसमें बहुत से मॉलिक्यूल है, तो ये इस तरीके से आगे वाले से कोलाइड करेगा, फिर इधर आएगा कोलाइड करेगा, फिर इधर जाएगा कोलाइड करेगा। इस तरीके से लगातार ये रैंडम मोशन में भी होता है और रैंडम वो कोलाइड भी किया करता है। देन दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच की डिस्टेंस, किसी भी मॉलिक्यूल के दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसे हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। क्या कहते हैं? मीन फ्री पाथ। मतलब सीधी सी बात है, जो पाथ है अलग अलग कोलिजन की, उसे ऐड किया गया और जितने नंबर ऑफ कोलिजन है उससे डिवाइड किया गया, और ऐसा करने पे हमें एक डिस्टेंस मिली, उस डिस्टेंस को कहा गया मीन फ्री पाथ। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द मीन फ्री पाथ ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल may be defined as the average distance traveled by the molecule between two successive collisions। मतलब अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे इसने लैम्डा लिया डिस्टेंस, इसने लैम्डा 2 लिया, या लैम्डा 3 लिया, ऐसे करते करते एंड सो ऑन, तो इसका जो मीन फ्री पाथ होगा ना बच्चे, इसका जो मीन फ्री पाथ होगा
लैम्डा इज इक्वल टू इन सबका सम लैम्डा 2 प्लस एंड सो ऑन लैम्डा n अपॉन n, ये हो जाएगा इसका मीन फ्री पाथ। और हम इसे सॉल्व करके जो निकालते हैं ना, इसकी जो वैल्यू आती है, इसे भी आप लोग याद ही रखोगे। इस पे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, √2 मतलब न्यूमेरिकल आते हैं और सीधा सीधा पूछा भी जाता है पाई d स्क्वायर इंटू पी। इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि ये आपके सिलेबस से हट चुका है। याद रहेगा बच्चों? यस सर। यस सर। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो इसका कंक्लूजन कि जो लैम्डा है ना, लैम्डा प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर मींस एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जैसे जैसे इसके टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करेगी, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ते रहेंगे। जल्दी जल्दी होंगे तो वो डिस्टेंस कैसे होंगे, छोटे हो जाएंगे। ठीक है, फिर हाँ अगली बात क्या है, ये तो हो गया सर केबी कांस्टेंट है। हाँ बच्चे, सर इसमें डी और पी क्या है? हाँ वही बता रहा हूँ। डी है दो पार्ट के लिए, जैसे देख रहे हो एक ये रहा और ये कोलाइड कर रहा है, मान लो यहाँ से आ रहा है इस पाथ से ये, तो इनके ओरिजिन के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, इसे कहते हैं डी। दो मॉलिक्यूल के सेंटर सेंटर, आप इसे ऐसा भी कह सकते हो, ये जो डिस्टेंस होती है ये भी तो आपकी डी ही होगी। समझ में आई बात? भाई कोलिजन होने के लिए पॉसिबिलिटी क्या है, अगर यहाँ पे दो मॉलिक्यूल हो, एक ऐसे पार कर रहा हो, तभी तो कोलिजन होगा। तो इनके सेंटर से दूसरे मॉलिक्यूल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस ये होती है डी। हम इसे भी कहते हैं डी, जो इसका थिकनेस होता है। सर ये तो √2 के मल्टीप्लाई में लैम्डा है। नहीं, ये पाई है बच्चे, ये पाई है। तो यहाँ से अगला सर क्या, अगर हाँ हाँ बच्चे बोलो। सर अगर तो हमने पोस्टुलेट में पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी के, हम्म, उसमें बोल रहे थे कि जो मॉलिक्यूल्स है वो आइडेंटिकल भी होते हैं। हाँ हाँ स्फेरिकल, सर, मतलब आइडेंटिकल स्फेरिकल स्फेयर। आइडेंटिकल। हाँ यस सर। तो उसमें अगर ये बोल रहा है कि सेंटर से मतलब जब कोलिजन होगा तो वो इलास्टिक कोलिजन होगा, ये बोला था। हाँ ठीक है। तो सर ये इसने इसके सेंटर से और इसके दूसरे मॉलिक्यूल के सेंटर से, तो वो तो डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं कुछ लगने के बाद, ओके, या आप ये किस हाँ इंस्टेंट पे लगे हैं? मैं समझा आप किसकी बात कर रहे हो। आप ऐसा कह रहे हो कि ये दो पार्टिकल यहाँ हो सकते हैं और ये इस तरीके से कोलाइड कर सकता है, तो ये शिफ्ट हो गया, ये इस साइड की हो जाएगा, ये इस साइड की हो जाएगा, ऐसा ही ना। यस सर। लेकिन ये 1D है बेटा, मैंने यहाँ पे बताया ये 1D, ये दोनों अलग नहीं भागेंगे, ये इधर जाएंगे। फिर ये एक सिचुएशन बनाई गई है, ये इस तरीके का 2D कोलिजन नहीं है। इसको जो फाइंड किया गया है ना, ये 1D में फाइंड किया गया है, 1 डायमेंशन में। वैसे इसके डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, मैं करा देता, लेकिन वो फालतू में टाइम किल होगा, इसलिए आप अगर ये फॉर्मूला याद रख सको तो अच्छी बात है। ठीक है, और जो P है यहाँ पे, P यस क्या सर। होता है आपको पता है, प्रेशर। यही तीन बात आपको याद रखनी है बस, कि जो मीन फ्री पाथ है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, इसके जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और प्रेशर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बस इतनी सी बात है, याद रह पाएगी। यस सर। बस बच्चे इतना ही है आपके सिलेबस में। इसके अलावा एवोगैड्रो नंबर है, वो आपको पता है क्या होता है, केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ब्राउनियन मोशन केमिस्ट्री में पढ़ा है। नहीं सर, जिगजैग, ये नहीं पढ़ा। अरे जिगजैग मोशन नहीं पढ़ा है, यस सर। इसे ही तो ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ये देखो यहाँ पे कोई भी पार्टिकल है, अगर वो इस तरीके से मोशन कर रही है,
लगातार कोलिजन करते हुए, ये यहाँ गई कोलाइड की, ये यहाँ आई कोलाइड की, ये यहाँ गई कोलाइड की, ये यहाँ गई कोलाइड की, ये यहाँ गई कोलाइड की। तो ये मोशन कैसा है? ये मोशन आपका ब्राउनियन मोशन है। जैसे कोई एक झरोखे से जब सूरज की रोशनी आ रही होती है तो डस्ट पार्टिकल का जो मोशन होता है ना, वो कैसा है? वो रैंडम है, उसे ही कहते हैं ब्राउनियन मोशन। बिल्कुल वो ऐसे इस तरीके से जिगजैग होते हुए जाती है। ठीक है, अब इस पे सर एटम्स भी ब्राउनियन मोशन में होते हैं ना? हाँ, तो गैस के लिए इसको बोला गया है। तो चूंकि ये सब ऐसे ही है, इसको आपको समझना ही है, जानना ही है कि ये मोशन होता क्या है। अब जो सेंटर ऑफ नॉलेज है ना, वो है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। आप खुद देख रहे हो बहुत तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, और इसके साथ साथ मीन फ्री पाथ नहीं, आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, आपकी आरएमएस स्पीड, आपकी मीन स्पीड, इनके बीच में रिलेशन, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पे न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट टर्न पे बच्चे, और मैं आपको इसकी डीपीपी अभी थोड़ी देर में सेंड कर देता हूँ। ठीक।